हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐसा नर्सिंग लेक्चर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसा नर्सिंग लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी आई बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अपन बात कर रहे थे क्वेश्चन बैंक फर्स्ट के अंदर। अभी तक हमने 75 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। आज अपन लास्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अपना एम्स 2018 नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पे हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से गैसेस एनेस्थेटिक है। कौन सा गैसेस, इनमें से कौन सा गैसेस एनेस्थेटिक है? फर्स्ट ऑप्शन है कीटामाइन, दूसरा ऑप्शन है पेंटोथेल, तीसरा ऑप्शन है आइसोफ्लूरेन और फोर्थ वन है प्रोपोफोल। ठीक है, जल्दी बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेंटोथेल। ठीक है, बी जो होता है वो क्या है? गैसेस एनेस्थेटिक है। तो अपन बात करते हैं कि ये गैसेस एनेस्थेटिक में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं जनरल एनेस्थीसिया की। ठीक है, तो जो जनरल एनेस्थीसिया होता है या अपन कह सकते हैं एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है? ऐसे एजेंट जिसकी वजह से क्या होता है? रिवर्सिबल लॉस हो कॉन्शियसनेस का, सेंसेशन का। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं। जनरल एनेस्थेटिक एजेंट दो टाइप के होते हैं, लोकल और जनरल एनेस्थीसिया। अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया में क्या होगा कि इसके अंदर रिवर्सिबल लॉस होगा किसका? कॉन्शियसनेस का और सेंसेशन का। ठीक है, अब ये जनरली इसको क्लासीफाई कर रखा है दो पार्ट में। ठीक है, क्लासिफिकेशन किसमें कर रखा है? अपन ने दो पार्ट में कर रखा है। एक होता है इंट्रावीनस और एक होता है गैसियस। ठीक है, अब क्या है कि जो गैसियस है उसको अपन ने फर्दर क्लासीफाई कर रखा है दो पार्ट के अंदर। ठीक है, गैसियस में भी एक होता है, एक तो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, और एक गैसेस फॉर्म में होगा। सॉरी, ये गैसेस में इनहेलेशन फॉर्म होगा। ठीक है, मीन्स क्लासिफिकेशन में दो टाइप है, एक तो इंट्रावेनसली है और एक इनहेलेशन है। इनहेलेशन में दो टाइप है फर्दर, एक गैसेस फॉर्म में होगा और एक इस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, और इंट्रावेनसली के अंदर अपन याद करेंगे ट्रिक्स है बिंदी। ठीक है, इससे अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करें इनहेलेशन के अंदर दो टाइप है, गैसेस और लिक्विड। ठीक है, अब गैसेस के अंदर जनरली कौन सी गैसेस जो होती है वो इनहेलेशन जनरल एनेस्थीसिया में यूज होती है? तो इसके अंदर होती है, एक तो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे अपन लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा साइक्लोप्रोपीन या साइक्लोप्रोपेन, या फिर तीसरा होता है जीनोन। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आपको याद रखना है। लिक्विड के अंदर अपन देखेंगे तो लिक्विड के अंदर क्या हो सकता है? ईथर, हेलोथेन, और जो अपना ऑप्शन है पेंटोथेल, आइसोफ्लूरेन और प्रोपोफोल। तो गैसेस एनेस्थेटिक कौन सा होगा? सॉरी, इसमें ये बी नहीं होगा, सी होगा, आइसोफ्लूरेन। आइसोफ्लूरेन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा गैसेस एनेस्थेटिक है। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कीटामाइन है, वो इसके अंदर आ जाएगा इंट्रावेनस के अंदर। पेंटोथेल भी इसमें आएगा और प्रोपोफोल भी इसमें आएगा। बचा कौन सा ऑप्शन है? आइसोफ्लूरेन। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? आइसोफ्लूरेन क्या हो जाएगा? 76 का आंसर हो जाएगा गैसेस एनेस्थेटिक इज आइसोफ्लूरेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टुगेदर विद अदर एनेस्थेटिक एजेंट। मतलब इनमें से कौन सी ड्रग है जो दूसरे एनेस्थेटिक एजेंट के साथ अपन यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है फेंटानिल, दूसरा है एट्रोपिन, तीसरा है फिनोबार्बिटोन और फोर्थ है फेनिटोइन। ठीक है, इसका जल्दी बताएं आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फेंटेनिल। ठीक है, कैसे होगा उसके बाद अपन देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन ने देख लिया था क्लासिफिकेशन। फिर आता है इंट्रावीनस में। इसमें अपन ये करेंगे आईवी रूट से करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया इंड्यूस कराएंगे। इसमें अलग अलग कैटेगरी बनी हुई। जैसे बी है तो बी से अपन क्या याद रखेंगे? बेंजोडाइजेपाइंस। बेंजोडाइजेपाइंस में क्या आते हैं? डाइजापाम है, लोराजापाम है या फिर मिडाजोलम है। आई से क्या हो जाएंगे? आई से होता है इंड्यूसिंग एजेंट। इंड्यूसिंग एजेंट, इंड्यूसिंग एजेंट में क्या क्या आ सकते हैं? इंड्यूसिंग एजेंट के अंदर आएगा थायोपेंटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम, और दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा? प्रोपोफोल। ठीक है, ये दोनों ही कैसे होते हैं? इंड्यूसिंग एजेंट होते हैं। या ये जो एन है, अब मैं इसको हटा, ठीक है, अब यहाँ पे जो एन है और ये डी आई है, डी आई क्या है? डिसोसिएटिव एजेंट।
डिसोसिएटिव एजेंट। डिसोसिएटिव एजेंट में क्या एग्जांपल आएगा, कीटामाइन, कीटामाइन, ठीक है। और लास्ट वन यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया, न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया, ठीक है। तो न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया नाम से तो चल रहा है, दो वर्ड है, न्यूरोलेप्टिक और एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब क्या होता है, मतलब पेन को रिलीव करना, और न्यूरोलेप्टिक मतलब एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो इसमें अपन ये कर रहे हैं कि जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो एनाल्जेसिक के साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनाल्जेसिक क्या हो जाएगी, जो अपने ऑप्शन के अंदर है फेंटानिल, ठीक है। फेंटानिल को क्या हो जाएगी, एनाल्जेसिक हो जाएगी, फेंटानिल। और न्यूरोलेप्टिक क्या हो जाएगी, ड्रोपेरिडोल, ठीक है। तो ये अपना 77वां क्वेश्चन क्या हो गया, क्या पूछा था उनसे कि इनमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट के साथ यूज किया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, फेंटानिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जनरली जैसे नाम से चल रहा है कि साइकोटिक पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा एजिटेशन है, तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका जो यूज़ होता है जनरली, ये ड्रग जो है अपन और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये अपन यूज़ करते हैं जैसे अपन को एंडोस्कोपी करानी है, मीन्स जो भी अपने माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि अपन को एंजियोग्राफी करानी है, एंजियोग्राफी, ठीक है, एंजियोग्राफीज में अपन इसको यूज़ करते हैं, या फिर एंडोस्कोपीज जो होती है उसके अंदर भी अपन जो है इसको यूज़ करते हैं, न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन एंडोस्कोपी करेंगे तो वहाँ पेन होता है, तो वहाँ पर अपन इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया अपना 77वां क्वेश्चन। फिर अपन आगे बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 78 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि लैक्टेशन एक्ट्स एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर लैक्टेटिंग मदर फॉर हाउ मेनी डेज, मतलब कितने दिन तक जो है फीमेल अगर लैक्टेशन कराती है तो वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम आ सकता है। 42 डेज, 60 डेज, 75 डेज या 90 डेज, बताएं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब मदर आफ्टर द प्रेगनेंसी जब लगातार एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो वहाँ पर अपन को लैक्टेशनल एमिनोरिया देखने को मिलता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मदर जब तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होगा, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होगी, रुकी हुई रहेगी, मींस एमसी क्या हो जाएगा, एब्सेंट रहेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट, ठीक है। तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रासेप्ट, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन की काम करेगी। तो ये कब तक हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है 52 डेज तक होता है। और ऑप्शन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 42 डेज, सॉरी 60 डेज, 60 डेज। मतलब जो नॉर्मल जो कॉन्ट्रासेप्टिव माना गया है वो 52 से 58 डेज, मतलब अप्रोक्स जो ऑप्शन के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये था अपना लैक्टेशनल एमिनोरिया। फिर अपन बात करते हैं कि वन पेशेंट के अंदर फ्लूइड लॉस होता है, क्यों होता है, उसका रीजन बताना है। पहला ऑप्शन है कि कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन है कि टिश्यू परफ्यूजन बढ़ जाता है, तीसरा ऑप्शन है पैरालिटिक इलियस और वोमिटिंग, और फोर्थ ऑप्शन है नेसोगैस्ट्रिक ड्रेनेज। फटाफट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं बर्न इंजरी जो है वो एमएसएन की प्लेलिस्ट में डीप में जो है पढ़ाया हुआ है, बर्न इंजरी के 3 पार्ट के अंदर, वहाँ से भी आप जो है अच्छे से एक्सप्लेन जैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे बर्न इंजरी हुई है ना, तो बर्न इंजरी होते ही जैसे 2nd डिग्री बर्न इंजरी है, 3rd डिग्री है, तो वैसे क्या होगा, स्किन की जो लेयर्स है वो नीचे की तरफ इन्वॉल्व होती रहेगी और नीचे स्किन में क्या है, ब्लड सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही फ्लूइड लॉस की बात हो रही, तो जनरली क्या होता है कि बर्न इंजरी के बाद में कैपिलरी की जो परमेबिलिटी होती है, कैपिलरी मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कैपिलरी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो भी प्लाज्मा कंटेंट है कैपिलरी में, मतलब जो ब्लड है उसमें से जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। लीक होने के बाद में कहाँ जाएगा, टिश्यू के अंदर, ठीक है। टिश्यू में जाएगा, वहाँ क्या कोज कर देगा, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एडिमा,
ठीक है। इसका मतलब हो क्या रहा है कि जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है वहां से लॉस होकर किसमें जा रहा है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ तो एडिमा देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन जो है क्रिएट होगी। मींस ब्लड सप्लाई, ये जो ब्लड है वेसल्स में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये ब्लड किसमें जाएगा, किडनीज के अंदर जाएगा। ठीक है, किडनीज में जाएगा और ये जीआई ट्रैक्ट में जाएगा। अब किडनीज में जाएगा और वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम है, मीन्स ब्लड ही कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा और किडनी के फंक्शन भी क्या होंगे, ऑल्टर होंगे। मीन्स वहाँ पर अपन को रीनल फेलियर की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, रीनल फेलियर। ठीक है, इसके अलावा जो जीआईटी है वहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से अल्सरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये अपना ऑप्शन क्या बैठेगा, कैपिलरी परमेबिलिटी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, परमेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं 88 क्वेश्चन की। 88 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग का इंडिकेशन क्या है, कि यूरिन पास करना दिन में 8 से 10 बार, फ्रीक्वेंटली रोना, रेस्टलेस, या गुड सकिंग रिफ्लेक्स। जल्दी बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जब अपन कराते हैं तो वहां पे क्या होता है, ठीक है, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिनेशन जो है वो 8 टाइम्स होगा। वो क्या है, बेस्ट इंडिकेटर है जो बताएगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है या ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एडिक्वेट या पर्याप्त मात्रा में हो रही है। अब हमें पता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसके अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके टाइप्स अगर अलग अलग देखें तो सबसे पहला आता है कोलोस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रॉम, ठीक, कोलोस्ट्रॉम के बारे में आपको पता है कि ये जो है जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद पहले जो फर्स्ट 3 डेज ब्रेस्ट फीडिंग में जो मिल्क निकलता है उसे अपने कहते हैं कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा थिक होता है, ये रिच होता है। उसके अंदर क्या होता है, IgA एंटीबॉडी क्या होता है, ये रिच होता है। इसमें IgA एंटीबॉडी, फैट सोल्यूबल विटामिन और प्रोटीन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं। ये काफ़ी होता है बच्चे के लिए और ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। दूसरे नंबर में आता है ट्रांजिशन मिल्क। ट्रांजिशन मिल्क, ट्रांजिशन मिल्क की अगर बात की जाए तो कोलोस्ट्रम के बाद में जो फर्स्ट वीक के अंदर मिल्क सिक्रीशन देखने को मिलता है उसको कहते हैं ट्रांजिशन मिल्क। और इसमें क्या अंतर होता है कि इसके अंदर जैसे उसमें फैट सोल्यूबल विटामिन ज़्यादा थे, इसमें क्या होता है फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, बट प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबिन ए जो है, या अपन कह सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन जो है इसमें कम होते हैं, बट ये सफिशिएंट होता है बेबी के लिए। फिर तीसरे नंबर पर जो मिल्क आता है वो आता है, तीसरे नंबर पर जो मिल्क आता है वो आता है कौन सा, कोलोस्ट्रम ट्रांजिशन और प्री टर्म, और एक होता है मैच्योर मिल्क। ठीक है, तो इस मैच्योर मिल्क की अगर मैं बात करूं तो ये जो है इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच्चे के लिए जरूरत ग्रोथ के लिए नेसेसरी है ना, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट ये ज़्यादा क्या होता है, वाटरी होता है, बट ये ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए क्या है, एडिक्वेट है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पर सिक्रीशन, फोर्थ नंबर पर आता है प्री टर्म मिल्क। प्री टर्म मिल्क से पता चलता है कि ये किसके लिए है, जो प्री टर्म बेबी बोर्न होते हैं उनके लिए जो मिल्क सिक्रीट होता है उसे अपन ये कहते हैं प्री टर्म मिल्क कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आयरन है, इम्यूनोग्लोबिन है, प्रोटीन है, कैलोरी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बेबी बोर्न है प्री टर्म उसको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, उस हिसाब से ये मिल्क का सिक्रीशन होता है। उसके बाद में क्या होता है, फिफ्थ नंबर पर आता है हिंड, फॉर मिल्क और हिंड मिल्क, फॉर मिल्क, और सिक्स नंबर पर आता है हिंड मिल्क। फोर मिल्क हिंड मिल्क में डिफरेंस क्या होता है कि जो फोर मिल्क होता है, जैसे ये 4 मिल्क शुरुआत में होते हैं। अब क्या होता है कि जब रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उस वक्त शुरुआत में जो मिल्क का सिक्रेशन होता है अपन कहते हैं फोर्थ मिल्क कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स जो है वो बहुत ही एडिक्वेट अमाउंट में होता है। ज़्यादातर ये वाटरी होता है, जो उसकी थर्स्ट जो है उसके लिए एडिक्वेट होता है। मीन समर रीजन के अंदर भी अगर अपन ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो वहाँ पे जो है बच्चे को वाटर के लिए वाटर जो है नहीं दिया जाता है, इसी को जो है प्रोत्साहित किया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ही कराई जाए। फिर हिंड मिल्क के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर फैट और कैलोरी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये थे टोटल 6 टाइप के ब्रेस्ट मिल्क जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बच्चे में टाइम के हिसाब से निकलते हैं, या फिर मदर जो है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस वक्त निकलते हैं। बट जो रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें शुरुआत में फॉर मिल्क निकलता है और लास्ट में हिंड मिल्क निकलता है। फिर अपन बात करते हैं 81 क्वेश्चन की।
ठीक है। 81 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 81 क्वेश्चन है, इफ्लुएंट स्टूल कंसिस्टेंसी इन इलियोस्टोमी, वॉटरी, सॉलिड, थिक फ्लूइड या रेडिश पेज। और इसमें पूछा गया है कि इलियोस्टोमी के केस के अंदर जो स्टूल निकल रहा है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है। तो जल्दी बताएं इसका आंसर। पर बात कर रहे हैं 81 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ्लुएंट स्टूल कंसिस्टेंसी इन इलियोस्टोमी, इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, वॉटरी, ठीक है। अब क्या होता है कि अपन बात कर रहे हैं इलियोस्टोमी की। अब इलियोस्टोमी में क्या होता है, अब जैसे कि पता है कि अपन को जैसे कोलोस्टोमी होता है, उसमें तो क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरा होके वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे जो स्टूल होता है वो क्या होता है, सॉलिड नेचर का होता है। बट इलियोस्टोमी में जो स्टूल का नेचर होता है वो या तो थिन या फिर थिक फ्लूइड होता है, थिन या थिक फ्लूइड होता है, या फिर क्या है, थोड़ा बहुत पेस्ट जो होता है अपना गाढ़ा उसकी तरह वहाँ ऐसा जो है फीसेस यहाँ पे निकलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछ रखा है कि इलियोस्टोमी के टाइम पर इफ्लुएंट स्टूल जो है इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, तो वो कैसी होती है, वॉटरी होती है जनरली, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। फिर आता है 82 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉटरी। मीन्स अपन सिंपल सी बात ये समझे कि इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं अपन, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन इलियोस्टोमी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फीसेस निकलेगी वो कैसे होगी, बिल्कुल वॉटरी होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है अपन को सॉलिड स्टूल नहीं देखने को मिलता है जैसे कोलोस्टोमी में देखने को मिलता है। 82 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा जो है नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर है, ठीक है। ऑप्शन है पॉलीएस्टर, विक्राइल, मोनोक्रिल और क्रोमिक कैटगट, ठीक है। जल्दी बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीएस्टर। अब क्या होता है, जनरली जो सूचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर और एब्जॉर्बेबल सूचर। यहाँ पूछ रखा है नॉन एब्जॉर्बेबल में ऐसे सूचर जो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते, और जनरली ये अपन कहाँ लगाते हैं, जो अपने सुपरफिशियल कट लगते हैं वहां पे लगाते हैं अपन, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहे मतलब इसको अपन को क्या करना होगा, वापस रिमूव करना पड़ता है। ये दो टाइप है इनके सोर्स का जो मतलब जिससे बने हुए हैं, एक तो होता है नेचुरल, एक सोर्स होता है सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल सोर्स जो है वो क्या है, एग्जांपल जैसे कि सिल्क है, ठीक है। और सिंथेटिक एग्जांपल जैसे क्वेश्चन में दे रखा है पॉलीएस्टर या फिर स्टील है, ठीक है। सिंथेटिक में क्या क्या आ जाएंगे, पॉलीएस्टर है, स्टील है या फिर पॉलीएमाइड है, ठीक है। ये सारे कैसे हो जाते हैं, सिंथेटिक होते हैं। ऑप्शन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, तो कौन सा हो जाएगा, पॉलीएस्टर, जो क्या सिंथेटिकली मींस केमिकल से द्वारा जो है बनाया जाता है। फिर आता है एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल सूचर भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है, नेचुरल और सिंथेटिक। पर एब्जॉर्बेबल का मतलब क्या होता है कि ये जनरली जैसे कि जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहां पर अपन जो सूचरिंग करते हैं वो एब्जॉर्बेबल सूचर से करते हैं, जो विद इन 60 डेज क्या होता है अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये भी दो सोर्स अपना डिराइव होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में जैसे कि कैटगट है, कैटगट में क्या हो जाएगा, क्रोमिक कैटगट, ठीक है। ये भी क्या होंगे, नेचुरली डिराइव होंगे, सिंथेटिकली डिराइव होंगे। अब नेचुरल सोर्स में तो क्या हो जाएंगे, कैटगट, क्रोमिक और प्लेन हो जाएंगे, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, विक्राइल, ठीक है, प्लेन, और इधर क्या हो जाएंगे, क्रोमिक कैटगट। तो ये क्या होते हैं, सूचर। इसके बाद में आता है 83 क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन क्या है कि इनमें से फोलिक एसिड प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज, ठीक है। मतलब जो फोलिक एसिड है वो इनमें से कौन सी जन्मजात एब्नॉर्मलिटी है उसको प्रिवेंट कर सकता है। पहला ऑप्शन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दूसरा है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, डाउन सिंड्रोम और कॉन्जेनिटल हाइपोथायरायडिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होती है उसके देखने को मिलता है, फोलिक एसिड की वजह से देखने को मिलता है, और डिटेल में जो है पीडियाट्रिक्स के जो प्लेलिस्ट है उसमें डीपली जिसको समझा रखा है।
इसके अलावा यहाँ पे अगर जैसे डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से देखने को मिलता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। जो 21st क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी की वजह से अपन को क्या देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर आता है 84th क्वेश्चन है कि नोज ब्लीडिंग अगर होती है तो उसको अपन को उसको रोकने के लिए क्या पोजीशन देनी चाहिए, सुपाइन पोजीशन मीन सीधा लेटा, लीन फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, लीन बैकवर्ड और पीछे की तरफ, और ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो इनमें से कौन सी पोजीशन जो है अपन को देनी चाहिए नोज ब्लीडिंग वाले केस में? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, लीन फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन। ये आपको जो है डायग्राम में दिख रहा होगा, इस ये पोजीशन दी जाती है। अब इस पोजीशन में देने का फायदा ये होता है कि जैसे आगे की तरफ अपन टिल्ट हो जाते हैं ना, नॉर्मल पोजीशन में जैसे अपन सुपाइन है, सुपाइन में तो क्या हो सकता है कि अपन जो भी ब्लड निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, एस्पायरेट होने के चांस हो सकते हैं। बट जैसे वो आगे की तरफ लीन हो जाता है और उसको पिंच कर लेता है नोज को, तो उसकी वजह से क्या होता है, जिसकी जो आर्टरीज, माइनर आर्टरीज में जिसकी वजह से वो ब्लड लीक हो रहा है, एक तो वो भी क्या हो जाती है, वहाँ पे क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है और एस्पायरेशन के भी चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर आता है 85 क्वेश्चन की मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, कि पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, रिटेन प्लेसेंटा, पुअर मैटरनल एफर्ट, एटोनिक यूट्रस, लैक ऑफ स्किल, बर्थ अटेंडेंट। फटाफट बताएं। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज का क्विक रिव्यू अपन देख लेते हैं। नाम से पता चल रहा है पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब पोस्टपार्टम मतलब कि बच्चे की डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर अपन एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें WHO की दी हुई, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस या बेबी की डिलीवरी के बाद में अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो अपन ये कह सकते हैं PPH। या क्लिनिकल डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही बेबी डिलीवर होगा उसके बाद में कि अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग मीन जो अमाउंट ऑफ लॉस हो रहा है ब्लड का, उसकी वजह से जो पेशेंट है या जो मदर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर उसकी पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है और ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मीन्स और इसके अलावा जो ब्लड है वो जेनेटिक ट्रैक्ट के द्वारा लॉस हो रहा है। ठीक है, उस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, PPH कहेंगे। मीन्स दोनों ही डेफिनेशन जो है अपने आप में सही है। इसके बाद में जो PPH होता है ये या तो प्राइमरी होता है या फिर क्या होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी की डेफिनेशन क्या है कि अगर फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर मीन्स जैसे डिलीवरी हुई और 24 घंटे के अंदर आपको जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है वो तो होती है प्राइमरी PPH, और 24 घंटे से लेकर वो परक्यूरियम पीरियड तक जो अपन को ब्लीडिंग देखने को मिलती है वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी PPH। ठीक है, तो अपना PPH जो है वो क्लासिफाइड हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी का मतलब होता है कि जैसे डिलीवरी हुई उसके अंदर 24 आवर्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग या अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है उसे अपन कहेंगे प्राइमरी PPH, और 24 आवर्स के बाद से लेकर परक्यूरियम पीरियड तक जो ब्लड का लॉस हो रहा है उसे कहेंगे सेकेंडरी PPH कहेंगे। इसके बाद में इसके अगर अपन क्लासिफिकेशन और देखें तो जैसे कि इसको अपन ने माइनर, मेजर या सीवियर के अंदर डिवाइड कर रखा है। माइनर मतलब 1 लीटर से कम अगर ब्लड का लॉस हो रहा है, मेजर मतलब 1 लीटर से ज़्यादा हो रहा है, और सीवियर मतलब 2 लीटर से ज़्यादा होता है। ये तो हो गई सीवियर, ये हो गई मेजर, और ये हो गई माइनर। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं आप कोर्स की, जो अपना क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जनरली जो कोर्स है उसको बांटा गया है 4T के अंदर, 4T। अब 4T में सबसे पहला T है टोनिक यूट्रस। ठीक है, मीन्स एटोनिसिटी से अपन कहते हैं। फिर अगला T है ट्रोमा, फिर अगला T है थ्रोम्बिन। ठीक है, यहाँ तो क्या हो गई एटोनिसिटी, जो ऑप्शन में दे रखा है एटोनिक यूट्रस, ये अपन को 80% केस में देखने को मिलता है, और ट्रोमा अपन को 20% केस में देखने को मिलता है। और लास्ट T होता है टिश्यू। टिश्यू में क्या आएंगे, जैसे प्लेसेंटा के कुछ बिट्स रह गए हैं या ब्लड क्लॉट हो रहा है, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, ये 40 होते हैं। इसमें 80% जो कोर्सेज में देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है एटोनिक यूट्रस या एटोनिसिटी, और 20% केस में ट्रोमा, मीन्स किसका ट्रोमा, जेनेटिक ट्रैक्ट इंजरी अगर होता है। ठीक है, ये हो गया अपना पोस्टपार्टम हेमरेज का रिव्यू। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट हीमोग्लोबिन बॉडी में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है EDTA, सेकंड है हिपेरिन, थर्ड ऑप्शन है
सोडियम सिट्रेट, फोर्थ है लिथियम हिपेरिन। ठीक है, जल्दी बताएं इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्राम वाइल में अपन क्या यूज करते हैं? EDTA। ठीक है, तो हीमोग्राम वाइल अपन आपको डायग्राम दिख जाएगा ऊपर। EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट जो है उसको अपन यूज करते हैं एज एंटीकोगुलेंट। और ये जो है जनरली जैसे कलर की वाइट ट्यूब होती है, ऊपर जो केप होता है वो कैसा होता है? पर्पल कलर का। ठीक है, उसके बाद में आता है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट इसको अपन यूज करते हैं जनरली कोएगुलेशन स्टडी के लिए, कोएगुलेशन स्टडी के लिए। और यहाँ पे जो केप होती है वो कैसे होती है? ब्लू कलर की, ब्लू। और लास्ट आता है लिथियम, क्या है? लिथियम हिपेरिन। लिथियम हिपेरिन अपन यूज करते हैं प्लाज्मा डेरिवेटिव्स के लिए, प्लाज्मा डेरिवेटिव्स। और प्लाज्मा डेरिवेटिव्स यहाँ पर केप कौन सा होता है? ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का केप होता है। ठीक है, अब हीमोग्राम वाइल जो होती है वो कौन से कलर की होती है? पर्पल कलर की होती है। और वहां पर क्या यूज करते हैं वाइल में? EDTA। सोडियम सिट्रेट यूज करते हैं। कोगुलेशन स्टडी जो वाइल होती है कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर की। तो अपन इसको कैसे? और इसके अलावा लिथियम हिपेरिन जो है अपन यूज करते हैं प्लाज्मा डेरिवेशन के अंदर, इसमें होती है ग्रीन कलर का केप होता है। ठीक है, इसको अपन यहाँ से लिखते हैं GPS है, मीन्स गोवा प्रीमियर लीग। GPS में क्या हो जाएगा? G से ग्रीन, ठीक है, प्लाज्मा डेरिवेटिव और लिथियम कार्बोनेट। इसको अपन क्या याद सकते हैं? ब्लू कोगुलेशन और सोडियम सिट्रेट हीमोग्लोबिन। और ये तो नॉर्मल होती है, जिसको अपन EDTA होता है। EDTA को अपन जैसे सैंपल लेते हैं, उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, उसके बाद अपन जो है सैंपल सेंड करते हैं। ठीक है, ताकि EDTA हो जाए, अच्छा आसानी से उसमें क्या हो जाए? पाउडर जो हो जाए वो मिल जाए। ये अपना था क्वेश्चन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है कि कलर कोड ऑफ कैन्युला यूज्ड फॉर चाइल्ड। ठीक है, वापस क्वेश्चन जो है अपन रिपीट हो गया है। अपन को पता है कि अपन इसको किस ट्रिक से याद रखा था? GPBY से, GPBY। GPBY में क्या होता है? ग्रीन कलर का कैन्युला, ग्रीन, पिंक, ब्लू और येलो। ठीक है, ये 4 तरीके होते हैं। ये होता है 18, 20, 22 और 24 गाउज का। ठीक है, ये क्या है? गाउज नंबर है। तो यहाँ पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा चाइल्ड के लिए यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करते हैं? येलो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्टेड एंड सोइल ड्रेसिंग हैज टू बी डिस्कार्डेड इन। इनमें से जो इन्फेक्टेड और सोइल ड्रेसिंग होती है उसको अपन किस में डिस्कार्ड करते हैं? कौन से बायोहैजार्ड बैग में डिस्कार्ड करते हैं? येलो बैग है, रेड बैग है, ब्लैक है और ब्लू है। फटाफट बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? येलो बैग। जो येलो बैग होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं? जो भी अपने एनाटॉमिकल जैसे भी कटे हुए पार्ट होते हैं उनको, ड्रेसिंग को, इसके अलावा इन्फेक्टेड जो ड्रेसिंग होती है ना, उन सबको अपन किसमें डालते हैं? येलो बैग में। इसके अलावा एक बैग और आ गया है, इसका नाम है वाइट बैग। ठीक है, इस वाइट बैग में अपन जो भी शार्प चीजें होती है जैसे नीडल्स हैं, ऐसे सिरिंज में नीडल नहीं हट सकती वो है, उन सबको अपन किसमें डालते हैं? वाइट में। इसके बाद में आता है रेड। रेड में अपन क्या डालते हैं? जो भी अपने IV सेट हैं, मतलब जो प्लास्टिक मटेरियल सारे हैं, ग्लव्स वगैरह है, कैथेटर है, कैथेटर की ट्यूब है, यो बैग है, कैन्युला है, ये सारी चीजें अपन किसमें डालते हैं? रेड में डालते हैं। ठीक है, और ब्लैक में अपन क्या डालते हैं? आज की ब्लैक बैग तो हटा दिया है, और ब्लैक बैग में अपन क्या डालते थे? जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं या एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं उसमें अपन डालते थे। ये अपना हो गया 88 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ड्रग जो है ब्रेडिकार्डिया के लिए यूज की जाती है सर्जरी के टाइम पे? ऑप्शन है सक्सिनाइल क्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, अम्यूडारोन और एट्रोपिन। फटाफट बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सी ड्रग सर्जरी टाइम पे ब्रेडिकार्डिया अगर होता है तो उसको प्रिवेंट करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट्रोपिन। ठीक है, डी ऑप्शन। अब क्या होता है कि ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है कि हार्ट बीट अगर 60 से कम हो जाए, तो सर्जरी में अगर हार्ट बीट 60 से नीचे चली जाती है उसके लिए अपन क्या देते हैं? एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन क्या होती है? एक सीनस स्टिमुलेट ड्रग होती है, ये जिसका काम क्या होता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करना, मीन ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करना है, इसलिए अपन क्या यूज करते हैं? एट्रोपिन। इसके अलावा दूसरी ड्रग है एम्यूडारोन। तो एम्यूडारोन को अगर अपन देखें
तो अमिडाजोल कैसे ड्रग होती है, एंटी एरिथमिक ड्रग होती है, मीन्स ये क्या करती है, एरिथमिया से प्रिवेंट करती है, एंटी एरिथमिक ड्रग होती है। अब एंटी एरिथमिक ड्रग होती है, इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं मैकेनिज्म क्या होता है इसका, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती है, जिसको अपन ने क्लास थर्ड में रखा हुआ है, क्लास थर्ड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती है, जो कि एंटी एरिथमिक ड्रग है, ठीक है। इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, ब्रेडिकार्डिया है, मींस हार्ट रेट को कम करना से क्या साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, सॉरी, तो इसको तो अपन यूज कर ही नहीं सकते हैं। इसके बाद में एक ड्रग दे रखी है सक्सिनाइल क्लोराइड। सक्सिनाइल क्लोराइड भी क्या है, जनरल एनेस्थीसिया की तरह काम करते हैं, और ये अपन किसमें यूज करते हैं, जनरली ईसीटी है, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी में अपन इसको यूज करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड अभी अपने पढ़ा कि ये क्या है, इनहेलेशन जनरल एनेस्थीसिया है, ठीक है। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, एट्रोपिन। फिर आता है 90th क्वेश्चन। 90th क्वेश्चन है कि पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ, पहला ऑप्शन है पी प्लेसेंटा प्रेविया, दूसरा ऑप्शन है हाइड्राटिफॉर्म मोलर प्रेगनेंसी, और लास्ट ऑप्शन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जल्दी बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा प्रेविया, ठीक है। अब प्लेसेंटा प्रेविया का मतलब पोजीशन, मींस में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन है वो क्या हो जाएगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है, जिसकी वजह से अपन को देखने को मिलती है कोजलेस, मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी पेन के ब्लीडिंग देखने को मिलती है, पेनफुल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अब ये ब्लीडिंग जो होती है उसका एक्सरसाइज मतलब एक्टिविटी या रेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, उसका मतलब एक्टिविटी से कोई लिंक नहीं है। दूसरा यहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी होती है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मोलर प्रेगनेंसी और हेडेडिफॉर्म मोल, दोनों सेम ही है, इनमें देखने को नहीं मिलती। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो है पेनलेस ब्लीडिंग नहीं, पेनफुल ब्लीडिंग होती है, तो लास्ट ऑप्शन तो ऐसे कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कि डेक्सामेथासोन जो होता है वो किस चीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है इन्फेक्शन, दूसरा है कार्डियक डिसरिथमिया, तीसरा है हाइपरग्लाइसीमिया, फोर्थ है एनाफाइलेक्सिस। जल्दी बताएं। तो अपन को पता है कि डेक्सामेथासोन जनरली एनाफाइलेक्सिस के लिए यूज की जाती है, और ये क्या होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम ही क्या होती है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, दूसरा एलर्जी रिएक्शन को क्या करती है, कम करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, डेक्सामेथासोन। फिर आप इसके है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिसइंफेक्टेंट जो है वो यूज किया जाता है, वो नहीं इज यूज टू ट्रीट, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, मतलब इसमें ये सब पूछ रखा है कि जैसे HIV पेशेंट है तो उसके लिए अपन डिसइंफेक्टेंट कौन सा यूज करते हैं, अगर वो ब्लड गिर जाता है तो उसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं, ग्लूटाराइड यूज करते हैं, लाइसोल यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचें। क्वेश्चन है कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है अगर जैसे HIV पेशेंट है और उसका जो ब्लड अगर गिर जाता है जमीन पे, ग्राउंड पे, तो उसको साफ करने के अपन कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ऐसे इसी तरह से अपन को याद करके रखना है, मेमोराइज करना है। फिर क्वेश्चन है 93, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रेफर्ड एज इन्फेक्शन एक्वायर्ड, मतलब जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है मींस ऐसा इन्फेक्शन जो अपन को हॉस्पिटल से एक्वायर्ड होता है, वो कितने घंटे एडमिशन कितने बाद एक्वायर्ड होता है, उसको अपन ये कहते हैं। ऑप्शन है 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर या आफ्टर डिस्चार्ज। जल्दी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 आवर्स, मतलब 2 दिन तक अगर हॉस्पिटल में रहता है और उसके बाद में इन्फेक्शन होता है तो उसमें कहेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। फिर आता है 94th क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा फूड जो है वो अवॉइड किया जाता है जब पेशेंट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग लेता है। कैल्शियम रिच फूड, टायरामिन कंटेनिंग फूड, ग्लूटेन रिच फूड या एलेनिन कंटेनिंग फूड। जल्दी बताएं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, टायरामिन कंटेनिंग फूड। डिटेल में जो है एंटी डिप्रेशन ड्रग में समझा रखा है, बट यहाँ क्विक रिव्यू कर लेते हैं फटाफट। टायरामिन इसमें अपन क्या करते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग लेते हैं।
मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मतलब ये ड्रग क्या करेगी, जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगी। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है किस पे एक्ट करती है, ये करती है मोनोअमाइन पे, मोनोअमाइन। और मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, इसको अपन याद सकते हैं। एक तो होता है डोपामीन, ठीक है, DND एच है, डोपामीन, नोरेड्रेनालिन, सॉरी इसके अंदर होता है DNSH, ठीक है, डोपामीन, नोरेड्रेनालिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ठीक है, ये होते हैं। बट यहाँ पे जनरली तीन होते हैं। इस ड्रग का काम क्या होता है, इनको रोकना, ठीक है। अब ये ड्रग क्यों दे रहे हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट है, तो डिप्रेशन वाले पेशेंट में क्या होता है, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, साथ साथ में ये दो न्यूरोट्रांसमीटर भी कम देखने को मिलते हैं। मुझे क्या करना है, इनको लेवल को बढ़ाना है, तो मुझे ऐसे ड्रग दूं जो इसको मेटाबॉलिज्म को क्या करे, प्रिवेंट करे, मींस इसको जो है, जो एंजाइम्स को ब्रेक डाउन करता है उसको मैं रोक दूं। इसलिए मैं क्या देता हूं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग देता हूं, ठीक है। इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसका जो ड्रग देने के साथ साथ में इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब क्या होता है, अचानक से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है 160 के भी ऊपर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर 160 के ऊपर चला जाता है, वो क्या होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर इसके साथ में अगर टायरामिन कंटेनिंग फूड दूं तो क्या होता है कि ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो है वो और क्या हो जाता है, एग्रीवेट हो जाता है। इसलिए क्या होता है, ये ड्रग के टाइम पे इस फूड को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ये कौन सा फूड होता है, ऐसे फूड जिसको बनाने में बैक्टीरिया या प्रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है, प्रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है, वो फूड क्या होते हैं, टायरामिन, जैसे कि दही है, योगर्ट है, बीवरेजेस है जैसे कि बियर है, वाइन वगैरह है, इन सबको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है जब अपन ये ड्रग चलाते हैं। इसके अलावा डिटेल में जो है एंटी डिप्रेशन में पढ़ाया हुआ है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की प्लेलिस्ट में, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं फार्मेकोलॉजी के अंदर, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन इन बर्न पेशेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट, 3 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट, 2 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया वेट, या 1 ml। तो 95 क्वेश्चन है बर्न इंजरी से जो कि डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब जो पार्कलैंड फॉर्मूला है उसमें अपन ये करते हैं 4 ml RL इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न इंटू वेट ऑफ पेशेंट, ठीक है, इन kg। ये ले लिया। यहाँ निकलने के बाद में जो भी वैल्यू आती है तो समझ लो कि x वैल्यू आती है, x ml आता है। हम क्या करते हैं, इसका जो आधा वॉल्यूम होता है, मतलब 1/2, ये 50% जो है चढ़ाते हैं फर्स्ट 8 आवर के अंदर, ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ होता है वो जो 16 घंटे बचते हैं उसके अंदर चढ़ाते हैं। इसे कहते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला, ठीक है। बात करते हैं 96 क्वेश्चन की। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल टेस्ट फॉर वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन के लिए सिंपल टेस्ट कौन सा यूज किया जाता है, ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन में है होमान साइन, कोल्ड कैलोरी टेस्ट, वेबर टेस्ट और ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होमान टेस्ट या होमान साइन, सॉरी। अब होमान साइन में अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, पर्सन को सुपाइन पोजीशन देते हैं। ये दोनों उसके लेग्स हैं, ये दोनों हैंड्स हैं और ये लेग्स, ठीक है। पर्सन क्या करता है, सबसे पहले इसके लेग को 10 डिग्री एंगल पे एलिवेट करता है। 10 डिग्री एलिवेट करने के बाद जैसे इसके ये पाम है तो एकदम से क्या होता है कि सडन, मतलब झटके से अपन को करना है डोर्सी फ्लेक्शन करना है, डोर्सी फ्लेक्शन। जैसे ही अपन डोर्सी फ्लेक्शन करते हैं तो इसकी जो काफ मसल है वहां पे क्या होता है, एकदम से डीप पेन फील होता है, डीप पेन फील होता है। अगर डीप पेन फील हो रहा है काफ मसल में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को इंडिकेट करता है, मींस यहाँ पे क्या होता है, अगर उसको एकदम से डोर्सिफ्लेक्शन करने का पेन फील हो रहा है काफ मसल में, मतलब वहाँ पे क्या है, होमान साइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब पर्सन में जो है डीप पेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये था अपना होमान साइन, जिसका प्रोसीजर अपन ने देखा, डायग्राम दे रखा है स्क्रीन पे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 97, इनमें से कौन सा जो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में असेस नहीं किया जाता है। तो इसके अंदर आता है जनरल अपीयरेंस, जजमेंट, इंटेलिजेंट और प्रीजुडिस। जल्दी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रीजुडिस, सी। इसको अपन कैसे याद करते हैं, GSMTP CIJ, ठीक है। इससे अपन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के कंपोनेंट याद करते हैं। पहला होता है, ये क्या होगा, जनरल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन। एस क्या होगा, स्पीच, स्पीच। एम क्या होगा, मोटर मूवमेंट,
और टी क्या होगा, थॉट, सॉरी एम, एम मोटर मूवमेंट नहीं होगा, एम होगा मूड एंड अफेक्ट, मूड एंड अफेक्ट, ठीक है। पी क्या हो जाएगा, परसेप्शन, और सी क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस, और आई क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, और जे कितने सॉरी इनसाइट, और जे क्या हो जाएगा, जजमेंट, ठीक है। ये सारे क्या है, मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन के कंपोनेंट है। तो अपने प्री जजेस जो है नहीं देखने को मिलता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर आता है 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन है कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, जीबीएच, गुइलेन बार सिंड्रोम, ठीक, इसमें क्या देखने को मिलता है। जीबीएस को क्या कहते हैं, पेरिफेरल पॉलीन्यूराइटिस भी कहते हैं। इसकी वीडियो डाली हुई है एमएसएन प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। 98 सिंपल सी बात है कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन है, प्रायोरिटी हमेशा एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन इनको देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड ब्रीथिंग, तो यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। और बाकी जो है इस डिजीज से रिलेटेड ये है ही नहीं, सीधा बस यही पूछा है कि प्रायोरिटी क्या होगी, तो प्रायोरिटी में से एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है 99 कि इसमें अपन को कन्वर्ट करना है प्रेशर रीडिंग फ्रॉम सेंटीमीटर ऑफ वाटर टू 1 to mm of Hg, द रीडिंग हैज टू मल्टीप्लाई द फैक्टर। तो अपन को याद रखना है कि 1 mm of Hg किसके बराबर होता है, 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द डिजीज कंडीशन इन गिवन फिगर, ठीक है। इन फिगर में डिजीज कंडीशन को पहचानना है, तो आप बताएं फटाफट, स्क्रीन पर डायग्राम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिर्शबर्ग डिजीज। ये अपन पढ़ेंगे पीडियाट्रिक के अंदर, अभी वीडियो डाली नहीं है, पर मैं इसका क्विक रिव्यू कर देता हूँ कि हिर्शबर्ग डिजीज जो होती है, इसे अपन हिर्शबर्ग डिजीज को अपन मेगा कोलोन भी कहते हैं। मेगा कोलोन, कोलोन क्या हो जाती है, मेगा मींस कोलोन क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जनरली जो प्लेक्सस पाए जाते हैं उनका क्या हो जाता है, बाय कॉन्जेनिटली वो प्लेक्सस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है जनरली सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। मतलब इस डिजीज के अगर मैं ओवरऑल व्यू की बात करूं तो हिर्शबर्ग डिजीज को मेगा कोलोन कहा जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं कि जो प्लेक्सस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बाय बर्थ ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जनरली जो डिस्टल पार्ट है कोलोन का, सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम वाला पार्ट जो है वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, रेक्टो सिग्मोइड कोलोन वाला पार्ट जो होगा अफेक्ट होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मैं ये बात करूं कि ये वाला पार्ट है और यहाँ पे एब्सेंट है ये, तो इसकी वजह से क्या होगा, पेरिस्टोसिक मूवमेंट बढ़ेंगे नहीं, तो फीसेस जो होगी यहाँ पे क्या होती है, इकट्ठे होने लग जाएगी। यहाँ पे इकट्ठे होने की वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, फूलने लग जाएगा, ठीक है। मींस ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, तो पर्सन में क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन हमको देखने को मिलेगा। ये ओवरऑल होती है हिर्शबर्ग डिजीज, जो कि पीडियाट्रिक्स के अंदर अपन डिटेल में पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेज प्रेशर अल्सर की स्टेज को बताना है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी टाइप ऑफ लिपिड मैन्यूवर जो है पिक्चर में दिया हुआ है, बताएं। फंडल ग्रिप है, पावली ग्रिप है, लेटरल ग्रिप है, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावली ग्रिप है। कैसे है, तो फर्स्ट पेल्विक ग्रिप होती है या टाइप फर्स्ट जो लेपर्ड मैन्यूवर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, फंडल ग्रिप कहते हैं, फंडल ग्रिप, ठीक है। दूसरी जो टाइप होती है इसे अपन क्या कहते हैं, अम्बिलिकल ग्रिप या लेटरल ग्रिप, अम्बिलिकल ग्रिप या फिर लेटरल ग्रिप। और टाइप थर्ड लेपर्ड मैन्यूवर या फिर मैं कहूँ क्या, पावलिक ग्रिप, पावलिक ग्रिप जो अपन को डायग्राम में दे रखी है, पावलिक ग्रिप, पावलिक ग्रिप। इसे पावलिक ग्रिप को अपन सेकंड पेल्विक ग्रिप भी कहते हैं, ठीक है। और टाइप फोर्थ है जिसे अपन क्या कहते हैं, टाइप फोर्थ में लेपर्ड मैन्यूवर को अपन फर्स्ट पेल्विक ग्रिप भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, पावलिक ग्रिप। फंडल ग्रिप में तो अपन क्या करते हैं, जो फंडल वाला पार्ट है फीमेल का उसको क्या करते हैं, असेस करते हैं भाई अपने हैंड से, अपने हाथों से जो उसको असेस करते हैं और वहां पर अपन को जो है प्रेजेंटेशन का पता लगता है। अगर सॉफ्ट टिश्यू सॉफ्ट पता लग रहा है कि वो
पालपेट करने पे सॉफ्ट टिश्यू पता लग रहा है, मीन्स वहाँ पे क्या है वर्टेक्स है, प्रेजेंटेशन कौन सी होगी, वर्टेक्स होगी। अम्बिलिकल ग्रिप में क्या होता है, दोनों जो अम्बिलिकल वाला पार्ट है दोनों तरफ अपन हैंड से करते हैं, पालपेट करके देखते हैं। अगर एक तरफ हमको कर्व दिख रहा है इसका मतलब क्या है बैक है, एक तरफ हमको जो है इस तरफ बैक है, मतलब इस तरफ क्या होंगे लेग्स और फ्रंट पार्ट दिएगा एब्डोमेन का। फिर तीसरी होती है पाउली ग्रिप और फोर्थ होती है फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। फर्स्ट पेल्विक ग्रिप में क्या होता है कि अपन जो एब्डोमेन के लोअर पार्ट है मींस पेल्विक कैविटी जहाँ स्टार्ट होती है वहां पे अपन जो है सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर वाले एरिया पे जो है पालपेट करके देखते हैं, पता लगाते हैं कि प्रेजेंटेशन का पार्ट कौन सा है और एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और पेल्विक ग्रिप पाउली ग्रिप जो टाइप थर्ड ग्रिप होती है इसमें अपन करते हैं सिम्फेसिस प्यूबिस में राइट हैंड डालते हैं और पता लगाते हैं जो बच्चे का हेड है प्रेजेंटेशन पार्ट का। तो ये टोटल 4 ग्रिप होती है। डायग्राम में जो आंसर होगा वो क्या होगा, पाउलिक ग्रिप। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। कौन सी स्टेज है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो ध्यान से देखिए डायग्राम और बताएं। ठीक है, तो जनरली अपन करते हैं प्रेशर सोर जो होता है, डेक्यूबिटर अल्सर होता है, बेड सोर होता है, उसके लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं, ब्रेटन स्केल। अपन ने पहले पढ़ रखा होगा ये। इसमें 4 स्टेजेस की अगर बात करें तो यहाँ डायग्राम में दे रखा वो कौन सी होती है, सेकंड स्टेज होती है। अपन स्टेजेस वाइज में बात करें तो फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें क्या होता है कि जनरली स्किन की जो अपर लेयर होती है वही क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, मींस एपिडर्मिस। और वहाँ पे स्किन का कलर होगा वो कैसा होगा, रेडिश हो जाएगा। ठीक है, रेडिश कलर होगा, स्किन की अपर लेयर होती है, बट वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी जो वुंड है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा और नहीं स्किन और जो है उसमें किसी प्रकार का ब्रेकडाउन देखने, स्किन की जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रेकडाउन या टियर अपन को देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड स्टेज में अपन को वुंड जो है वो नहीं देखने को मिलता है, बट वहाँ पे क्या होता है कि जो एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर है उसको भी इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, मींस एपिडर्मिस डर्मिस दोनों इन्वॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे जो फ्लूइड जो बहेगा मींस थोड़ा बहुत कुछ इस तरह का डायग्राम होगा, मींस ऐसी लेयर जो है वो क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन को जो है डायग्राम जो दिख रहा है वैसे यहाँ पे क्या होगा, क्लियर टू गिलिश फ्लूइड या सीरम फ्लूइड जो है वो फिल होता हुआ दिखेगा, बट वहाँ पे क्या होगा, वुंड जो है वो ओपन नहीं होगा। थर्ड स्टेज होती है, उसमें क्या होता है कि और अंदर मींस फैटी टिश्यू तक जो है वो चला जाता है, जो भी सोर हुआ है या जो अल्सर है, और वहाँ पे जो है पस का फॉर्मेशन होता है, उसमें से बहुत ही फाउल स्मेल आती है, ड्रेनेज जो होता है वो डिस्कलर्ड होता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि ये और डीप में जाके मसल्स तक इन्वॉल्व हो जाता है, स्कार फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, स्किन का जो कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ये चीज टोटल 4 स्टेजेस जो पहले पड़ी इसकी, बेड सोर या डेक्यूबिटस अल्सर या प्रेशर अल्सर की। ठीक है, ये अपने हो गए एम्स के टोटल 102 क्वेश्चन कंप्लीट मेमोरी बेस्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।